ओके, नमस्ते बच्चों। तो चलिए आज हम एक नए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप क्वेश्चन बोर्ड पे देख पा रहे हैं, एक बैटरी है, ठीक है, और ये कैपेसिटर्स है, और ये ब्रांच किसी सर्किट का हिस्सा है। आप मानिए कि वो सर्किट आपको पता नहीं है, दिस इज पार्ट ऑफ ए सर्किट, ओके। और आपको ये दे दिया कि पॉइंट ए का पोटेंशियल -10 वोल्ट है, ठीक है। और मैं बोल दूं कि इस स्टडी स्टेट में है ये ब्रांच, और इस पर्टिकुलर कैपेसिटर के पास ये चार्ज है 10 कूलम, ओके। इन स्टडी स्टेट इट इज गिवन दैट चार्ज ऑन 2 फैराड इज 10 कूलम। डेफिनेटली 3F और 6 फैराड इन पे भी चार्ज होगा, कितना होगा वो मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो मेरा सवाल यही है कि चार्ज बताइए हर एक कैपेसिटर पर जो बचे हुए हैं, और बी की पोटेंशियल भी बतानी है, ठीक है। हाँ, इससे टेंशन नहीं लेनी है कि अरे ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है तो आपने -10 इधर कैसे एज्यूम कर लिया, ये कुछ भी लिया जा सकता है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसे अपन। तो ये देखो, ये आपकी -10 है, ये कितने पे आ जाएगा इधर, देखो ये हाई माइनस लो, हाई -10 पे है, डिफरेंस 10 वोल्ट है, तो लो इससे और 10 कम हो जाएगा, मतलब किस पे चला जाएगा वो, 20 वोल्ट पे, -20। चेक कर लो, हाई माइनस लो शुड बी 10। अच्छा, ये कैपेसिटर के पास चार्ज आपको दिया है, तो व्हाट इज वोल्टेज अक्रॉस 2 फैराड विल बी Q बाई C, दैट इज 5 वोल्ट। अब ये पॉजिटिव दिया, ये नेगेटिव दिया, मतलब ये हाई है इसका, तो इसका लो कितना होगा, इससे कम होगा, कितना कम होगा, 5। इस हिसाब से ये कितने पे आ जाता है, -25 वोल्ट पे, ठीक है। अब ये बैटरी चेक करिए, बैटरी का लो -25 पे है, और हाई 20 से ज्यादा होगा, तो हाई कितने पे आ जाएगा, -5 वोल्ट पे। चेक करवा दूं वापस से, हाई माइनस लो 10, हाई हाई ये है, पॉजिटिव इधर लिखा है ना, हाई माइनस लो आपको +5, हाई माइनस लो आपके पास कितना आ जा रहा है, यस +20। अब इधर सीरीज कॉम्बिनेशन दिख रहा है, इसमें और कोई ब्रांचेस नहीं है यहाँ पे, तो चार्ज सभी पे क्या रहेगा, सेम। तो इसके पास भी कितना चार्ज आएगा, 10, इसके पास भी कितना चार्ज आएगा, 10, ठीक है। और इधर से ही आ रहा है, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी इस तरीके से ही आपको दिखेगा। तो फिर यहाँ की पोटेंशियल, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल लो पहले, 3F के अक्रॉस Q बाई C, यानी कि 10/3 वोल्ट, ठीक है। तो अब आप क्या लिख दोगे, यहाँ पे -5 वोल्ट तो है ही, और 10/3 और कम करना है, यानी -5 - 10/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -25/3 वोल्ट। फिर इधर कितना चार्ज आ रहा है आपके पास, वोल्टेज कितना आएगा, 10/6, यानी कि 5/3 वोल्ट। तो अब ये 5/3 वोल्ट वापस और लो करना पड़ेगा, तो मतलब आपका जो एग्जिस्टिंग है इसमें से आप 5/3 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास -30/3। सही बात, इसका मतलब कितना आ गया, -10 वोल्ट, एंड दिस इज योर आंसर। सो व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट B will be -10 volt and charge on each capacitor is 10 coulomb, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। इसमें ध्यान सिर्फ ये रखना था, हाई लो एंड डिफरेंस लिखते हुए जाना था, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स सॉल्व फ्यू मोर क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पे आपको एक अरेंजमेंट बता रहा हूँ, दैट अरेंजमेंट इज अगेन उसका जो फंडामेंटल है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताया गया था, मैं वहीं पर डिराइव भी करूंगा कि व्हाई इट हैपन्स। यहाँ पे हम सीधा रिजल्ट यूज कर रहे हैं, उसे बोलते हैं अपन व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। सो लेट अस सी व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर कैपेसिटर्स एंड व्हाट इज द आउटकम ऑफ दैट, और वो आउटकम क्यों आ जाता है इस सेटअप में, उसकी डेरिवेशन हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में करेंगे, क्योंकि ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये उधर ही दिया गया था विद रिस्पेक्ट टू करंट। So we are seeing
अब आपके बोर्ड्स में अगर व्हीटस्टोन ब्रिज पूछा जा रहा है, डोंट ड्रॉ दिस सर्किट जो मैं अभी बना रहा हूं, वापस इसके ब्रैकेट में आप एनालॉजी लिख लीजिए कि हम वहां से सिर्फ कॉन्सेप्ट चुराए हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज एंड so it is not the original Wheatstone bridge. अच्छा, ये कनेक्शन क्या होता है? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 5 कैपेसिटर, ठीक है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 5 कैपेसिटर्स, और वो कुछ इस तरीके के अरेंजमेंट में होते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री मत रटना, दिखने में कैसा भी होगा, लॉजिकल कनेक्शन ये होगा। मतलब 4 कैपेसिटर ऐसा बनाएंगे। अच्छा, दिखने में ऐसे भी बना सकते हो आप, एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, चौथा कैपेसिटर, ऐसे भी दिख सकता है। ठीक है, अब इसमें 2 जगह कनेक्शन करने के लिए आपके पास पॉइंट्स रहते हैं। आप इन 2 टर्मिनल को यूज करेंगे एंड इन 2 टर्मिनल को यूज करेंगे। तो ये ज्यादा अच्छा इसलिए दिखता है, ये आपका ऐसा मुड़ा हुआ दिखता है उन टर्मिनल से। अब 2 के बीच में आपको लगानी होती है बैटरी। आप किसी भी 2 के बीच में बैटरी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और बचे हुए 2 के बीच में आता है ब्रिजिंग कैपेसिटर। तो एक ब्रिज जैसा बन रहा है ना, ऐसे रिवर में ये आपने ब्रिज बना दिया, तो इसलिए इसे व्हीटस्टोन ब्रिज नाम दिया गया है। रेजिस्टेंस के लिए दिया गया है, कैपेसिटर के लिए हम आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। तो ये बैटरी और ये आपका ब्रिजिंग कैपेसिटर, जो C5 आप देख रहे हैं, दिस इज योर ब्रिजिंग कैपेसिटर। ठीक है, यहां पे अगर मैं बनाऊं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, दिस इज बैटरी एंड दिस इज योर ब्रिजिंग कैपेसिटर। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट कहलाता है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। अच्छा, इसमें अगर ये कर दिया जाए कि C1, C2, C3, C4, इसमें बैटरी और ब्रिजिंग कैपेसिटर को इंटरचेंज कर दूं मैं, मतलब यहां बैटरी लगा दूं और इसके बीच में ब्रिज लगा दूं, तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैं एक बना दे रहा हूं यहां पे, C1, C2, C3, C4, बैटरी लगा दिया हमने इन दोनों के बीच में। ठीक है, यहां बैटरी लगा दिया और इन दोनों के बीच में ब्रिजिंग ब्रांच C5। तो इस डायग्राम को और इस डायग्राम को आप देखेंगे तो मैंने बैटरी और ब्रिज को इंटरचेंज कर दिया है। अब इसकी बैलेंसिंग कंडीशन होती है, बैलेंसिंग कंडीशन, इसको हम बोलते हैं कि ब्रिज बैलेंस कब होगा। वो ये है कि अगर C1 डिवाइडेड बाई C2 इक्वल टू C3 डिवाइडेड बाई C4 हो जाए, दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस, ब्रिज के एक साइड के रेजिस्टेंस का रेशियो, कैपेसिटर्स का रेशियो और दूसरी साइड के कैपेसिटर्स का रेशियो सेम आ जाए, तो हम बोलते हैं कि ये बैलेंस्ड स्टेट में है। तो देखिए, यहां बैलेंसिंग कंडीशन मैंने ये लिखी है, यहां बैलेंसिंग कंडीशन क्या हो जाएगी, C1 बाई C3 डिवाइडेड बाय C2 बाई C4, बट आप देख सकते हैं इट इज नथिंग बट C1 बाई C2 इक्वल टू C3 बाई C4। तो अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है तो इसमें अगर आप बैटरी और ब्रिज की पोजीशन इंटरचेंज कर दें तो इसकी बैलेंसिंग डिस्टर्ब नहीं होगी। अब बैलेंसिंग का मतलब क्या है, अगर कैपेसिटर्स की ये रेशियो इक्वल हो गए तो इन 2 टर्मिनल्स की पोटेंशियल सेम आ जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये E वोल्ट, ये 0 वोल्ट, मैं इसे रेफरेंस ले लिया हूं 0,
और इसकी पोटेंशियल x वोल्ट, इसकी पोटेंशियल y वोल्ट। सो इन बैलेंसिंग कंडीशन x बिकम्स इक्वल टू y। ठीक है, ये प्रूफ नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पे किया जा सकता है बट स्टेप्स वही आएंगे, मैं उधर ही करा दूंगा आपको इलेक्ट्रिसिटी में। अब देखो x इज इक्वल टू y, इसका मतलब हो गया कि जो ब्रिजिंग कैपेसिटर है उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो गया, 0। इसका मतलब हो गया कि वोल्टेज अक्रॉस ब्रिजिंग कैपेसिटर इज इक्वल टू 0। तो वोल्टेज अक्रॉस, अगर किसी कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज 0 हो जाए तो फिर उस पर चार्ज भी कितना रहेगा, 0। मतलब बैटरी जो चार्ज सप्लाई करेगी उसका कोई हिस्सा किसको नहीं मिलेगा, C5 को नहीं मिलेगा। तो C5 का सर्किट में लगा होना या वहां से रिमूव कर ले हम उसे, उससे सर्किट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रेजेंस ऑफ दिस ब्रिजिंग कैपेसिटर is not important from electrical point of view in such circuits. Is that clear? So इसका मतलब चार्ज ऑन ब्रिजिंग कैपेसिटर वो भी 0 रहेगा। अब आप लिख लो यहाँ पे, मीन्स द ब्रिजिंग कैपेसिटर कैन बी रिमूव्ड इन कैलकुलेशन ऑफ सर्किट्स। means bridging capacitor can be removed in circuit calculations। ठीक है, पर सिर्फ कब, जब ये व्हीटस्टोन हो और कैसा हो, बैलेंस्ड। अगर ये बैलेंस्ड नहीं है, मतलब ये रेशियो इक्वल नहीं है, तब क्या होगा, तब आपका ब्रिजिंग कैपेसिटर रिमूव नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मुंह उठा के मत करना है, ऐसा सोचना पहले कि ये बैलेंस्ड है या नहीं है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब इस पे अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो चलिए लिखिए एक क्वेश्चन। ओके, तो बेसिक से ही क्वेश्चन ले रहा हूं। C 2C 3C 6C 5C ओके, ये एक सर्किट दिया हुआ है आपको, कुछ पॉइंट्स दे रहा हूं मैं आपको। A B D E, find equivalent capacitance between first D and E, second A and B। अब मतलब क्या होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने का, जिन दो टर्मिनल के बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहा है, आप उन दो टर्मिनल के बीच में बैटरी कनेक्ट कर दो और सोचो कि इस पूरे अरेंजमेंट की जगह एक सिंगल कौन सा कैपेसिटर लेके आओ जिससे बैटरी को लगे कि अब भी वो पुराना वाला सर्किट है। ओके, मतलब बैटरी इस कॉम्बिनेशन में जितना चार्ज सप्लाई कर रही है कुल मिला के, और जो इसको इक्विवेलेंट पुट कर दे तब भी वो उतना ही चार्ज सप्लाई करे। दैट्स द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट। सो चलो डी और ई के बीच में सोचते हैं। तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप सोच लो कि डी और ई के बीच में एक बैटरी लगा हुआ है। ठीक है, सो टेक ए बैटरी कनेक्टेड बिटवीन डी एंड ई। तो कैसा दिखेगा आपका ये सर्किट, C 2C 3C 6C और ये है आपका 5C, और बैटरी कनेक्टेड है इन दोनों के बीच में, डी के बीच में।
Is it Wheatstone? This is combination of 5, but it is not Wheatstone because Wheatstone में ब्रिजिंग ब्रांच के क्रॉस बैटरी कनेक्टेड नहीं होती है। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, Wheatstone नहीं है, अपन सिंपल सीरीज पैरेलल से सोचेंगे, नहीं हुआ तो किरचॉफ्स लॉ से सोचेंगे। ठीक है, और C इक्विवेलेंट निकालने का मतलब किरचॉफ्स लॉ से जाओगे तो होगा C इक्विवेलेंट फ्रॉम किरचॉफ्स लॉ मतलब Q डिवाइडेड बाई E। तो आप किरचॉफ्स लॉ से कभी भी C इक्विवेलेंट निकालते हैं तो आपको मान लेना है कि बैटरी Q चार्ज सप्लाई कर रही है, बैटरी की EMF E है, सॉल्व करते जाओगे आपको एक इक्वेशन मिलेगी, इसमें से आपको किसका रेशियो निकालना होगा, Q बाई E, जो बचेगा वो आपका क्या रहेगा, C इक्विवेलेंट। ठीक है, आप चेक करिए डेरिवेशन ऑफ C इक्विवेलेंट इन सीरीज पैरेलल, वो हमने ऐसे ही किया है। ठीक है, पर उस पर जाने से पहले, किरचॉफ्स लॉ पर जाने से पहले वी मस्ट सर्च फॉर सीरीज पैरेलल, हो गया तो इजी रहता है। अच्छा देख लेते हैं, ये D ये E, बैटरी ने कुछ चार्ज सप्लाई किया Q, वो Q इधर जाएगा Q1, इधर जाएगा Q माइनस Q1, गलत कर दिया मैंने है ना, कुछ ना कुछ तो 5C को भी जाएगा, तो इसे मान लो Q2 गया, तो ये इसमें से Q2 और सब्ट्रैक्ट, इधर से इधर से इधर से वही होते हुए आया, इधर से Q2 आ रहा है, इधर से Q1 आ रहा है, मिला के यहाँ पे वापस बैटरी को कितना मिल जाएगा, Q। जैसे आपने ये लिखा आपको फटाफट क्लिक करता है कि कौन सीरीज में कौन पैरेलल में। इन दोनों को सेम चार्ज मिल रहा है, Q माइनस Q1 माइनस Q2 सेम चार्ज मिल रहा है इन दोनों को, तो ये दोनों भाई किस में आ गए, सीरीज में। कहने को दिख रहे हैं पैरेलल में, पर ये मैथ्स की पैरेलल लाइंस नहीं है, ओके, दे आर इन सीरीज, वेल बिकॉज दे आर हैविंग सेम चार्ज। सेम आइडिया यहाँ पे, ये भी किस में आ गए, सीरीज। तो इनको पहले सीरीज में लाके सर्किट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो C एंड 2C इन सीरीज, C इंटू 2C बाई C प्लस 2C, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा आपके पास, 2C बाई 3, यहाँ 5C लगा हुआ है, और यहाँ पर ये आ जाएगा 6C इंटू 3C, यानी कि 6 इंटू 3 18 हो गया, 6 प्लस 3 9, यानी कि 18/9, यानी आ गया 2C। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे निकाला है, C1 C2 बाई C1 प्लस C2 से, यहां लगी हुई है बैटरी भाई। अब बराबर दिख रहा है अपने को कि इन दो टर्मिनल के बीच में ये भी है, ये भी है, ये भी है। सो 2C बाई 3, इसके अक्रॉस वोल्टेज E वोल्ट, 5C E वोल्ट, 2C E वोल्ट, मतलब ये तीनों के तीनों किस में आ गए, पैरेलल में। These three they are in parallel। हो गया भाई सॉल्व। तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया फिर अपने पास बैटरी टर्मिनल्स के साथ, 2C बाई 3 प्लस 5C प्लस 2C, एलसीएम ले लो 3, 2C प्लस 15C प्लस 6C, तो मतलब कितना आ गया, 15 और 2 17 और 6 23, यानी ये आ गया आपके पास C इक्विवेलेंट 23C बाई 3। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। बैटरी टोटल कितना चार्ज सप्लाई करेगी, 23CE बाई 3। अच्छी बात। अब बात कर लेते हैं बिटवीन A एंड B। तो A एंड B के बीच में जब अपन C इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे तब अपने को क्या सोचना पड़ेगा कि अपन बैटरी किसके अक्रॉस कनेक्ट कर दें, A एंड B के अक्रॉस। ठीक है, so in that case connect battery across A and B। just a minute। ओके तो A एंड B के अक्रॉस जब हम बैटरी कनेक्ट कर देंगे तो फिर आपको कुछ दिखेगा, और वो देखेगा कि सर्किट आ गया व्हीटस्टोन ब्रिज में। फिर चेक करेंगे कि क्या वो ब्रिज बैलेंस्ड है, अगर हाँ तो अच्छी बात, नहीं तो फिर वापस सीरीज पैरेलल में लग जाएंगे, या और नहीं देखा सीरीज पैरेलल तो किरचॉफ्स लॉ। तो चलो अब बात कर रहे हैं अपन बिटवीन A एंड B। सो हियर इट इज C 2C 5C 3C और नीचे 6C।
हियर इज ए, हियर इज बी, और इन दोनों के बीच में कनेक्ट कर दी बैटरी। अब बन गया ये व्हीट स्टोन, दिख रहे? अब बैलेंसिंग चेक करो। दिस इज प्लेइंग रोल ऑफ C1, this is playing role of C2, this is playing role of C3, this is playing role of C4. What is C1 by C2? Is 2C by 2C, यानी कि 1 by 2, C3 by C4, 3C by 6C, यानी कि 1 by 2, implies C1 by C2 equal to C3 by C4, means the bridge is balanced. ब्रिज इज बैलेंस्ड, ठीक है? ब्रिज बैलेंस्ड है तो क्या करेंगे अपन, जो ब्रिजिंग कैपेसिटर है, दिस इज ब्रिजिंग कैपेसिटर, इसे रिमूव कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसे रिमूव कर देंगे तो अपने पास क्या बचेगा, ये बचेगा C, ये होगा 3C, ये होगा 2C, और ये आएगा 6C, एंड हियर इज द बैटरी। अच्छा, जब तक ये ब्रिज था तब तक मैं इन दोनों को सीरीज में नहीं बोल पा रहा था, इन दोनों को भी सीरीज में नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि यहां से कुछ चार्ज आएगा वो डिवाइड होगा इन दोनों में। समझ में आ रही है ये बात? तो पर जैसे ही 5C हटा दिया, ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में, ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में, ठीक है? अच्छा, इन दोनों का जो कंबाइंड कैपेसिटेंस आएगा वो आ जाएगा पैरेलल में। देख लो कैसे, Cn 3C का आएगा 3C by 4 इन सीरीज, ये आएगा 2C एंड 6C का 12C by 8, यानी कि सेम आ गया क्या, 12C by 8 मतलब 4 से 3 बार 3C by 2, और ये आपका A, ये आपका B, और यहां लगी हुई है बैटरी। हाँ, तो ये आ गया फिर किस में, पैरेलल में, दे आर इन पैरेलल। तो आपका C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा इस सिनेरियो में, ठीक है? यहां लिख दे रहा हूं मैं C इक्विवेलेंट समेशन दोनों का, तो 3C by 4 प्लस 3C by 2 मतलब 9C by 4। तो ये उत्तर आएगा अगर हम किसके अक्रॉस निकाले, A एंड B के अक्रॉस, और D एंड E के अक्रॉस आपने देख ही लिया, ठीक है? वेल, व्हाट इफ द ब्रिज इज नॉट बैलेंस्ड, व्हाट विल यू डू इफ द ब्रिज इज नॉट बैलेंस्ड? लेट्स सी। तो कुछ ज्यादा नहीं कर रहा हूं मैं, लेट्स जस्ट स्विच दीज रेजिस्टेंसेस, एंड D के अक्रॉस फाइंड करने का तो कोई मतलब नहीं है, वो तो आप कर ही लोगे, और फाइंड करते हैं किसके अक्रॉस, A B के अक्रॉस। सो राइट इट एज ए न्यू क्वेश्चन। इस केस में किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि भाई सीरीज पैरेलल फिर लगा दो, इसमें नया क्या है? तो सीरीज पैरेलल इसलिए नहीं लगा पाएंगे क्योंकि वो है ही नहीं सीरीज पैरेलल में। देखो, मान लो बैटरी Q चार्ज सप्लाई करती है, उसका Q1 इधर चला गया, Q माइनस Q1 इधर चला गया, अच्छी बात। ये जो Q गया, इसका कुछ Q2 इधर चला गया, तो इधर बचा Q1 माइनस Q2। इधर से कितना आ रहा था, Q माइनस Q1, ठीक है भाई। और Q2 इधर से मिल गया, तो ये हो गया Q माइनस Q1 प्लस Q2, और मिला के, दोनों मिला के Q इधर आ गया। C से कितना चार्ज आ रहा है, Q1, 6C से Q1 माइनस Q2, ये दोनों तो सीरीज में नहीं है, ये दोनों नहीं, Q1 Q माइनस Q1, ये दोनों वो भी नहीं, ये दोनों। अब ढूंढ के बता दो कोई भी दो कैपेसिटर जिन पर सेम चार्ज आ रहा हो, कोई भी नहीं है, तो नन ऑफ देम आर इन सीरीज। नाउ आंखों का धोखा हो सकता है आपको कि ये पैरेलल में है, ये पैरेलल में भी नहीं है। देखो क्यों,
क्योंकि ये टर्मिनल, इस टर्मिनल का कुछ पोटेंशियल है, ठीक है, जैसे E है, ये E वोल्ट पे मान लिया, ये 0 पे मान लिया, इस टर्मिनल की कुछ पोटेंशियल होगी X, है ना, इसकी कुछ पोटेंशियल होगी Y, C किस किस के बीच में, EX के बीच में, 2C किस किस के बीच में, EY के बीच में, तो ये दोनों किस में भी नहीं है, पैरेलल। तो वापस आप कोई भी दो कैपेसिटर नहीं ढूंढ सकते जो कि सेम टर्मिनल्स के बीच में कनेक्टेड हो, तो फिर से कहानी खराब। तो इन दिस नन ऑफ द कैपेसिटर्स आर इन सीरीज एंड नन ऑफ द कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल। तो बताओ अब क्या होगा भाई, इसको अब तो न्यूक्लियर वेपन यूज करना ही पड़ेगा, है ना। तो अपन लगाएंगे अभी इसमें क्या, किरचॉफ्स लॉ, चॉइस इज अवर्स। अगर हम चार्जेस एज वेरिएबल लेते हैं तो लगाएंगे लूप लॉ, अगर हम पोटेंशियल एज वेरिएबल लेते हैं तो लगाएंगे जंक्शन लॉ। अब मुझे ज्यादा कन्वीनियंट जंक्शन लॉ लगाना लगता है, ठीक है, मेरे टीचर ने मुझे जंक्शन लॉ पे ज्यादा स्ट्रेस करवाया था उस टाइम, तो आदत हो गई, तो मैं उसी से करा रहा हूं, ठीक है। आप चाहें तो लूप लॉ से भी कर सकते हैं, कुछ अलग नहीं होने वाला। ओके, सो जंक्शन लॉ के लिए मैं बोल चुका हूं, वेरिएबल्स कौन रहेंगे आपके, पोटेंशियल्स। हाँ, ये जरूर कभी कभी इन क्वेश्चंस में हमें यही नहीं पता होता कि हम फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, कि हम फाइंड क्या कर रहे हैं। तो फाइंड क्या कर रहे हैं हम, वी आर फाइंडिंग सी इक्विवेलेंट। तो सी इक्विवेलेंट का मतलब होगा, सी इक्विवेलेंट का मतलब होगा बैटरी का चार्ज कितना सप्लाई हुआ डिवाइडेड बाय उसकी ईएमएफ। ये आपका गोल है यहां का, ठीक है, यहां पहुंचना। अब अपन करेंगे क्या, अब अपन Q को E के टर्म्स में निकालेंगे, E से E कैंसिल हो जाएगा और आपके पास C के टर्म्स बचे रहेंगे एज Q इक्विवेलेंट। आई एम गोइंग विद जंक्शन लॉ, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन टू वेरिएबल्स विद मी एज X एंड Y। क्वेश्चन ने तो बैटरी भी नहीं दी थी, वो भी हमने ही एज्यूम की है, एट द एंड वो भी गायब हो जाएगी। तो देखिए क्या करेंगे फिर हम। तो जंक्शन लॉ में मैंने आपको बताया, जो याद कर लो भाई अपना रॉड कंडक्शन, हीट कंडक्शन अगर याद है तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे। एक बार के लिए ये वाला जंक्शन उठाएंगे, कॉल इट जंक्शन 1, दूसरी बार के लिए ये जंक्शन उठाएंगे जंक्शन 2। दो ही वेरिएबल है, दो इक्वेशन फटाफट निपट लेगा ये। देखो जंक्शन 1, X को हाईएस्ट पोटेंशियल ट्रीट करेंगे जब हम इक्वेशन जंक्शन 1 पे लगा रहे हैं, ठीक है। तो सब कुछ कैसे लिखेंगे, इससे 3 कैपेसिटर इन्वॉल्व हैं, 1 2 3, तीनों पर चार्ज लिखो। So I'm using junction law at junction 1। तो क्या हो जाएगा आपके पास X माइनस E। आप दिमाग में बिठा लो, आप जंक्शन लॉ में क्या लिखते हैं, एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस इक्वल टू 0, ठीक है, और चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू CV। तो आप हर बार यही लगा रहे हो, तो ये तो हो गया V, वोल्टेज हो गया, इनटू कैपेसिटेंस है C, ये इसका चार्ज लिख दिया मैंने X माइनस E। इसके लिए क्या लिखें, इसके लिए आएगा प्लस X माइनस 0 इंटू 6C। तीसरा एक और भी है इस जंक्शन से जुड़ा हुआ, वो आएगा मेरे पास X माइनस Y इंटू 5C इक्वल टू 0। चेक कर लो, मैंने हर एक में Q इक्वल टू CV लगा दिया और अपने अननोन को बड़ा ट्रीट किया है। अब वही जंक्शन लॉ एट जंक्शन 2 लगा रहा हूं। जंक्शन 2 का वेरिएबल Y है भाई, तो मैं Y को हाईएस्ट ट्रीट करते हुए लिखूंगा, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, बिंदास रहिए। तो क्या लिखेंगे अपन, Y माइनस E इंटू कैपेसिटी कितनी है 2C, प्लस इधर क्या लिखेंगे Y माइनस 0 इंटू 3C, Q इक्वल टू CV। फिर इधर क्या लिखेंगे, Y बड़ा है इस बार, ठीक है, सो Y माइनस X इंटू 5C इक्वल टू 0। तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, C तो चला जाएगा, तो X माइनस E प्लस 6X प्लस 5X माइनस 5Y इक्वल टू 0। तो ये जो पहली इक्वेशन है बच्चों, वो निकल के आ रही है मेरे पास X 6X 7 प्लस 5 12 X माइनस 5Y इक्वल टू E। ये पहले से इक्वेशन निकली है, ऐसे यहां निकाल लेते हैं। तो ये आएगी मेरे पास 2Y माइनस 2E प्लस 3Y प्लस 5Y माइनस 5X इक्वल टू 0।
तो 2 और 3 5 और 5 10 और x आ रहा है माइनस, तो ये आ रहा है -5x प्लस 10y इक्वल टू 2e। नाउ x और y दोनों को किसके टर्म्स में निकाल दो, e के टर्म्स में निकाल लेता है। तो मेरे पास इधर दिख रहा है, ये क्या कर ले, मल्टीप्लाई वगैरह कर लेते हैं, है ना। तो इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 का, तो इक्वेशन 1 इंटू 5 प्लस ऐड कर दूंगा मैं इक्वेशन 2 इंटू 12। देखो x कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा ये 60x माइनस 25y इक्वल टू 5e। ये पहली इक्वेशन आ गई 5 से मल्टीप्लाई करके। दूसरी इक्वेशन में 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -60x प्लस 120y इक्वल टू 24e। दोनों जोड़ देंगे, x कैंसिल, 120 में से अपने को 25 सब्ट्रैक्ट करना है, तो अपने पास आ जाएगा 95। ठीक है, 95y इक्वल टू, ये दोनों ऐड होंगे 29e, तो अपने पास y कितना आ जाएगा 29e बाय 95। एक बार के लिए कैलकुलेशन चेक कर लो। तो आई थिंक यहाँ तक अपन ने सब कुछ सही किया है, 60 120 24 ये भी सही किया है, और अपन 120 में से 25 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये भी सही है। सब कुछ मुझे ठीक ठाक लग रहा है, आपको कुछ गलत लगे तो बताना। तो y आ गया मेरे पास, y आ गया, तो अब मैं x निकाल सकता हूँ किसी भी एक इक्वेशन की हेल्प से। चलो 2 से ही निकाल देते हैं। तो मेरे पास 5x की जो वैल्यू आ रही है फ्रॉम इक्वेशन 2, वो आ रही है 10y माइनस 2e। सो 5x इज इक्वल टू 10 इससे मल्टीप्लाई कर लें तो 290e बाय 95 माइनस 2e। ठीक है, तो ये कुछ आ रहा है अपने पास, मल्टीप्लाई करें तो 290e माइनस 190e डिवाइडेड बाय 95। तो x आ जाएगा अपने पास, ये 100 आ गया, 100e बाय 5 इंटू 95, तो अपन इसे 20 लिख देते हैं, है ना। तो अपने पास x आ जा रहा है 20e बाय 95। ठीक है, तो आफ्टर सॉल्विंग आई गॉट y एज 29e बाई 95 एंड x एज 20e बाई 95 इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके। अब देख लो, मैं पुट कर दे रहा हूं। सो 20e बाय 95, ये आया 29e बाय 95। ठीक है, अब टोटल चार्ज चाहिए, फटाफट से चार्जेस निकालो। टोटल चार्ज कैसे कैसे निकलेगा, हम इन दो के चार्ज ही ऐड कर दें तो टोटल आ जाएगा, क्योंकि Q का एक हिस्सा यहां जा रहा है और बचा हुआ हिस्सा यहां जा रहा है, इन दोनों का समेशन मुझे टोटल चार्ज दे देगा। तो टोटल चार्ज विल बी C इंटू चार्ज ऑन दिस। तो बड़ा कौन है, ये E माइनस, क्या आएगा आपके पास, E माइनस 20e बाय 95 प्लस नीचे वाले का 2C इंटू E माइनस 29e बाय 95। तो Q आ रहा है मेरे पास, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 75 CE बाई 95 प्लस इधर से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा सो 95 माइनस 29, तो वो आ जाएगा 66 इंटू 2 भी हो जाएगा, तो वो आ जाएगा मेरे पास 132e बाय 95। आप ऐड करिए तो आपको कितना मिल जाएगा, 5 और 2 7, 7 और 3 10, और 1 और 1 2, 207। तो टोटल चार्ज आपके पास कितना आ जा रहा है, यहाँ पे ऊपर लिख दे रहा हूं मैं, यू आर गेटिंग योर टोटल चार्ज एज, एक बार सब्ट्रैक्शन में वापस से देख लूं, सही है। सो अपने पास आ जा रहा है 207e बाय 95, और अपने को निकालना क्या था, Q बाई ई। तो अपने पास Q बाई ई का जो वैल्यू है वो आ जा रहा है 207 बाई 95, और C भी रहेगा साथ में, है ना, मैं C लिखना भूल गया, ये CE है, ये भी यहाँ पे C है,
तो Q बाई E आ जा रहा है दिस मच, और यही हमारा क्या होगा, आंसर। तो आप समझ लो भाई, जरा सा आप इधर उधर गए, हो सकता है मैंने भी कुछ कैलकुलेशन एरर की हो यहाँ पे, आप देख लेना, ठीक है। अप्रोच मैंने आपको बता दिया है, बट यस इट्स ए क्वाइट टाइम टेकिंग प्रोसेस। एग्जाम में अगर मुझे एक क्वेश्चन मिलता है और मैं कंक्लूड करता हूँ दिस इज नॉट ए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रेस और मुझे किरचॉफ्स लॉ से इक्विवेलेंट निकालना है, देन आई विल जस्ट कीप इट फॉर द लास्ट। इफ द टाइम परमिट्स आई विल गिव माई टाइम टू इट, बिकॉज इसमें जो टाइम लग जाएगा उतना मार्क्स कितना देगा, 3 नंबर देगा ये अपने को, ठीक है। पर उसमें अपन 2 क्वेश्चन कर पाएंगे इतने टाइम में, तो ये अपन खुद का इंटेलिजेंस यूज करेंगे। बट हाँ, यहाँ और कोई तरीका नहीं है आप इससे जंप करने का। सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको क्या ही लगाना पड़ेगा, किरचॉफ्स लॉ। ओके, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अपन। ओके, अब कुछ कुछ क्वेश्चन कैसे आएंगे, ऐसे मान लो जैसे उन्होंने मुखौटा पहना हुआ है ना, आपको दिखेंगे ही नहीं कि यार ये क्या है, तो आपको ना तोड़ मरोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा सर्किट इधर उधर ले जाना पड़ेगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि वो सीरीज है, पैरेलल है या व्हीटस्टोन है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, देखिए चार, ठीक है, बढ़िया। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ऑल आर आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, ऑल आर आइडेंटिकल, सबका कैपेसिटेंस सेम है, और मैं बोल रहा हूं फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। कभी भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का क्वेश्चन आए तो ये जरूर देखना उसमें कि किन 2 टर्मिनल के बीच में, क्योंकि एक क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं आपको, एक ही सर्किट का 2 डिफरेंट टर्मिनल्स के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो डिफरेंट आया था। वेल थिंक, अब ये ऐसे देखने से पता ही नहीं चल रहा है कि ये क्या है, ठीक है। सीरीज पैरेलल दिमाग बोलता है, तो भाई यहां से कोई चार्ज गया तो आप सोचोगे कि ए और बी के बीच में बैटरी लगा लूं मैं, ठीक है। तो यहां से बैटरी ने कुछ चार्ज दिया, वो पहले यहां डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर ये जैसे जैसे यहां पहुंचा था, ये वापस से यहां डिवाइड हो जाएगा, है ना। ये जो 2 एरो गए थे ये यहां पे वापस डिवाइड हो गए भाई। अब बचे यहां पे कुछ, है ना। अब देखोगे यहाँ 36 जगह डिवाइड हो रहा है, यानी सेम चार्ज आप एंश्योर नहीं कर पाओगे कि कैपेसिटर पे सेम चार्ज आ रहा है। मतलब आप क्या नहीं बोल पाओगे, आप नहीं बोल पाओगे कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो चलो एक बार के लिए मैं फॉर्मूले लिख लेता हूं। मान लो ये Q में से Q1 इसे चला गया, तो Q माइनस Q1 इसे चला गया, ये Q1 यहां आ रहा था, इसे Q2 चला गया, तो इसे कितना मिलेगा, Q1 माइनस Q2 मिलेगा, ठीक है। इसके पास Q1 माइनस Q2 आ रहा था, यहां से Q माइनस Q1 आ रहा था, तो इसके पास आ गया Q माइनस Q2, ये गया Q माइनस Q2, यहां से ऊपर से Q2 आ रहा है, तो इसके पास गया Q और ये वापस। तो मैं तो नहीं ढूंढ पा रहा हूं एक भी ऐसा कैपेसिटर जिसमें सेम चार्ज है, ठीक है। और टर्मिनल्स की जहां तक बात है, तो भाई टर्मिनल्स भी चेक कर लेते हैं। इसकी पोटेंशियल A, इसकी पोटेंशियल 0,
इसकी पोटेंशियल भी ई आ गई, अच्छी बात है, कोई और कनेक्टेड नहीं था। ये तो कुछ और है भाई, ये तो एक्स है। फिर ये भी नहीं पता कौन है, ये वाई है। ये भी नहीं पता है कौन है, ये जेड है। तो वापस से मेरे पास कोई भी पेयर ऑफ कैपेसिटर नहीं है जो कि एक गिवन टर्मिनल्स के बीच में कनेक्टेड हो। सो दिस इज नाइदर सीरीज नॉर पैरेलल। आखिरी हथियार किरचॉफ्स लॉ, बट वो खुद के लिए भी घातक है, यानी टाइम खा जाएगा हमारा वो। ठीक है, तो अब अपन क्या सोचते हैं क्वेश्चन में, एक ये भी सोचेंगे अपन मेंटालिटी ऑफ एग्जामिनर कि उसने क्वेश्चन डाला हुआ या तो वो मेरा टाइम खाना चाहता है, ठीक है, या फिर ये क्वेश्चन करने लायक है, मैं सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू देख लूं, थोड़ा सा अपना गर्दन इधर उधर घुमाइए, क्वेश्चन को दूसरे एंगल से देखिए। ठीक है, तो आपको क्लिक कर जाएगा शायद ये कुछ जाना पहचाना शेप है, व्हीटस्टोन तो नहीं है, क्योंकि व्हीटस्टोन अगर हुआ और एक कैपेसिटर उड़ जाएगा उस केस में, बैलेंस हुआ, फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इन सच केसेस वेयर इट इज लुकिंग लाइक कि ये तो सीरीज पैरेलल है ही नहीं, किरचॉफ्स लॉ पे जाना है, उससे पहले एक पॉसिबिलिटी सर्किट को रीड्रॉ करके देखेंगे अपन। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं इसे रीड्रॉ करके। तो थोड़ा सफाई कर लेते हैं। अब देखो, यही था। ठीक है, अब अपन इसे रीड्रॉ करते हैं और रीड्रॉ में टर्मिनल्स मानने पड़ेंगे आपको। तो मान लो भाई ये ई है, ये ई है, ये मैंने एक्स बोला था, ये वाई बोला था, ये जेड बोला था, ये जीरो है, दिस इज जीरो। अब मुझे एक ई दिख रहा है और एक जीरो दिख रहा है, इनको पहले अलग अलग बना लेते हैं। चलो ये ई है और ये जीरो है, फिर एक्स है। ठीक है भाई, अब मुझे पता नहीं चलता है ना, कई लोग लास्ट टाइम भी डाउट पूछे थे कि सर आपको कैसे पता चला एक्स ऊपर ले लो वाई नीचे ले लो तो व्हीटस्टोन बन जाएगा। एक्चुअली मुझे पता है ना, लेकिन आपको हिट एंड ट्रायल ही करना पड़ेगा, इसका कुछ शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक्स यहाँ ले लिया, वाई यहाँ ले लिया, मुझे नहीं पता कहाँ है, जेड मैंने यहाँ ले लिया, अब मैं लग गया सर्किट को रीड्रॉ करने में। मेरा ई से लेके एक्स के बीच में कोई कनेक्टेड है, हाँ भाई आई नोटेड कि एक कैपेसिटर ई से एक्स के बीच में है। ठीक है, इसकी कैपेसिटेंस भी लिख दी सी। एक्स से वाई के बीच में भी एक है, बिल्कुल है, एक्स से वाई के बीच में भी एक। अच्छा, एक्स से जेड के बीच में, अब मैं अगर ऐसे कनेक्ट करने जाऊंगा तो फायदा ही क्या हुआ, वो तो वैसे ही हो गया। देखो एक्स ई एक्स वाई जेड ये एक लाइन में तो पहले ही दिए थे और मैंने उसी लाइन में मान लिए, तो वैसे ही दिखेगा फिर से सर्किट। तो आप पॉइंट्स को ऐसे थोड़ा सा ले लो कि आपको ऊपर नीचे दिखने लगे हैं। चलो मैंने जेड इधर मान लिया, तो एक्स और जेड के बीच में एक है, हाँ जी एक्स और जेड के बीच में एक कैपेसिटर है विच इज सी। अब एक्स और वाई के बीच में भी एक है, हाँ वो भी हमने ले लिया। वाई और जेड के बीच में है, हाँ वो भी हमने ले लिया। जेड एंड ओ के बीच में है, हाँ वो भी हमने ले लिया। कोई छूटा तो नहीं, गिन लो अपने कैपेसिटर सारे। अपने पास थे 4 और 2 6, तो 3 और 2 5 ही हुए। कौन छूट गया? ई और वाई के बीच में छूट गया भाई। देखो ई और वाई के बीच में एक है, तो ई और वाई के बीच में छूट गया। पहले से तो थोड़ा ठीक दिख रहा है ना, लेकिन इतना भी कन्विंसिंग नहीं है कि ये कुछ है। तो कन्विंसिंग आपको कब दिखेगा? जब आप इसे थोड़ा सा और रीड्रॉ करें। कैसे? ये y को इधर ले आए आप e के पास, e इधर x इधर y, क्योंकि e दोनों के साथ कनेक्शन रखता है, तो e x के साथ भी रख लेगा, e y के साथ भी रख लेगा, x y के बीच में एक है वो भी आ जाएगा, और z को साइड में निकाल देते हैं अपन। ठीक है, z इधर डाल देते हैं क्योंकि z का x और y के साथ कनेक्शन है। सो z इधर और z का इसके साथ भी है, और z और o के बीच में एक और कैपेसिटर है। अब चमकेगा, देख लीजिए, अब आपके पास आ गया व्हीटस्टोन और बैलेंस्ड भी है। हालांकि E और O के बीच में व्हीटस्टोन नहीं है, E एंड Z के बीच में। ठीक है, ये तो एक एक्स्ट्रा ब्रांच लगी हुई है, हमारी बैटरी इन दोनों के बीच में है।
ठीक है, सो दिस इज बिकमिंग ए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन होने की वजह से हम इसमें से किसे गायब कर सकते हैं, हम इसमें से इसे गायब कर, ये बैलेंस भी है भैया ना, सी बाई सी, ये गायब कर दिया। ये जैसे ही गायब किया बढ़िया दिखने लगी ये दुनिया। देखो ये सी और सी ये आ गए किसमें, सीरीज में। ये सी और सी ये भी किसमें आ गए, सीरीज में। अब ये सी ये मिलके किसमें आ गए, पैरेलल में। तो ये सर्किट दिखने लगा मुझे पॉइंट ई, यहां पे एक कैपेसिटर सी एंड सी इन सीरीज सी बाई टू, सी एंड सी इन सीरीज सी बाई टू, एंड सी हियर दिस इज Z point O. C by 2 in parallel will become C, and there one more C here, E and O. So C equivalent here comes out to be C by 2. अब आप सोचो अगर कोई इसमें सीधा किरचॉफ्स लॉ से करने लग जाता तो फिर आंसर गलत आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती, टाइम तो पक्का जाता ही जाता। ठीक है, तो इसलिए रीड्रॉइंग द सर्किट्स इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट आइडिया जिसे हमें सोच लेना चाहिए। ठीक है, अब सर्किट अगर ऑलरेडी अच्छे से ड्रॉ किया हुआ है तो फिर टाइम पास करने की भी कोई जरूरत नहीं है उधर। ओके, सो आई होप आपको ये समझ गया है। और एक और क्वेश्चन अपन ले लेते हैं यहाँ पे, फिर अपन नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। जैसे एक कैपेसिटर 2 3 4 ये दिए हुए, ठीक है, और एक वायर से मैंने ऐसे कनेक्शंस कर दिए। ठीक है, जो रटने का ट्राई करेगा वो पागल हो सकता है, सिलेक्ट तो नहीं होगा। ये मत सोचना है कि अरे ये तो अभी किया था व्हीटस्टोन बन जाएगा। नो, यहां पे कोई भी कैपेसिटर कनेक्टेड नहीं है। यू सिंपली, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, है ना। बाद में बात करेंगे कि हम घर पर शॉर्ट सर्किट बोलते रहते हैं, स्पार्क क्रिएट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, वो भी कुछ ना कुछ इससे रिलेवेंट है, वो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में बात करेंगे। कंडक्टिंग वायर से 2 टर्मिनल कनेक्ट कर देने का हम फिजिक्स में बोलते हैं हमने शॉर्ट कर दिया, उनको सेम पोटेंशियल पे ला दिया। ठीक है, अब ये सबके सब एक ही कैपेसिटी रखते हैं C। आपको फाइंड करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। यहां भी कुछ नहीं दिख रहा, तो ऐसे केसेस में भी आपको सर्किट क्या करना चाहिए, रीड्रॉ, जस्ट लाइक वी डिड। बट कंडक्टिंग वायर से जो भी पॉइंट कनेक्टेड हैं उनकी पोटेंशियल क्या रहेगी, सेम। जैसे आपको जिन 2 टर्मिनल के बीच में चाहिए उनके बीच में आप अज्यूम कर लीजिए बैटरी, इसे 0 और इसे E। यहां कुछ नहीं है तो ये भी E। अब देखते रहिए, ये भी E ही है हर जगह, तो ये टर्मिनल भी किस पे आ जाएगा, E पे। पहले क्यों नहीं आया था, क्योंकि बीच में क्या कनेक्टेड था, कैपेसिटर। कैपेसिटर कनेक्ट हो गया तो फिर कुछ वोल्टेज आ जाएगा वहां पे। अच्छा, अब ये मुझे नहीं पता ये क्या है, मैंने X मान लिया, बट ये भी क्या हो जाएगा, X, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड है। अब मेरे पास डिस्टिंक्ट टर्मिनल्स कितने दिख रहे हैं, E, X एंड 0। तो इनको जरा अपन ड्रॉ कर लेते हैं अलग से। तो ये मेरे पास एक टर्मिनल है E वोल्ट का, दूसरा टर्मिनल है 0 वोल्ट का, और एक टर्मिनल है X वोल्ट का। ठीक है, अब E और 0 के बीच में आपने क्या कनेक्ट करके रखी हुई है, बैटरी। इन्हीं के बीच में आप निकालना चाहते हैं इक्विवेलेंट। अब देखो, E और X के बीच में कोई कैपेसिटर है, हाँ जी, E और X के बीच में कैपेसिटर है C। ओके, आप चाहें तो इनकी कैपेसिटेंस भी डिफरेंट कर लीजिए। चलिए, इसकी कैपेसिटेंस मैंने 2C ले ली, मेड द करेक्शन, इसे मैंने 2C ले लिया। ठीक है, तो E और X के बीच में C है, अच्छी बात। X और E के बीच में 2C है तो ये इन दोनों के बीच में 2C। फिर
E और X के बीच में एक और भी C है, फिर X एंड 0 के बीच में एक C है। देखो भाई, जैसे ही हमने रीड्रॉ किया सर्किट सिंपल हो गया और हम इसे अब सॉल्व कर सकते हैं। हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि ये तीनों के तीनों एक ही दो ही कॉमन टर्मिनल के बीच में है, तो ये आ जाएगा अपने पास पैरेलल, और मिला के कितना हो जाएगा ये C2C एंड C, यानी कि 4C। और 4C एंड C किस में आ गए? सीरीज में। तो आपका जो C इक्विवेलेंट है वो 4C इंटू C बाय 4C प्लस C, यानी कि 4C बाय 5 आपका आंसर। ठीक है, और कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जिनके बारे में अपन अगले पार्ट में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।